Good evening everyone. My name is Nitin Kumar Sahu. I am Assistant Professor, Sagar Institute of Science and Technology, सिस्टेक गांधीनगर भोपाल. So dear students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल साइंस. ये जो सेशन है ये स्पेशली ट्रेनिंग पर्पस के हिसाब से है. फाइनल ईयर में जो कंपनीज आप लोगों के लिए आती है प्लेसमेंट के लिए, उन कंपनीज में जो रिटन होता है और उसमें जो इंटरव्यू होता है उसमें मटेरियल साइंस से बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर्पस के हिसाब से ये टॉपिक जो है वो कवर किया गया है. तो इसमें मैं वो सारे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर करूँगा जो कि नॉर्मली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है या फिर आपसे रिटन एग्जाम में पूछा जाता है. तो देखिए मटेरियल साइंस में हम बेसिकली स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल के बारे में. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि जो मटेरियल साइंस है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मटेरियल साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट को हम किन किन प्रोडक्शन प्रोसेस से बना सकते हैं. अब यदि हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें किसी न किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. हम किसी न किसी मटेरियल जो है किसी न किसी मटेरियल का वो प्रोडक्ट बनाएंगे. अब यहाँ पे वी नो डैट वी हैव अ वास्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल. हमारे पास बहुत सारे तरह के मटेरियल्स जो रहते हैं वो अवेलेबल होते हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यदि हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल है तो उसमें से हम कौन सा मटेरियल चूज करेंगे. अब देखिए हमारे पास जो है वास्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जो है अवेलेबल है. किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स जो है यूज़ कर सकते हैं. बट व्हाट इज़ द बेस्ट मटेरियल. हम कोई एक मटेरियल चूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम किस बेसिस पे वो मटेरियल चूज़ करेंगे. द क्वेश्चन इज हाउ वी चूज़ द मटेरियल. ओके. अब मटेरियल को चूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना पड़ता है. पहली चीज़, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट का वर्क क्या है या उसका फंक्शन क्या है, अल्टीमेटली उसका यूज़ कहाँ पर है, ये हमको देखना पड़ता है. अकॉर्डिंगली जो भी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं और हम ये चीज़ मैच करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट हमको बनाना है उसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होना चाहिए और वो प्रॉपर्टी हमको किस टाइप के मटेरियल्स में हमारी लिमिट्स के अंदर मिल रहा है. मतलब देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स. उन फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम वो मटेरियल चूज़ करते हैं जो मटेरियल हमको उस प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए कि यदि आपको वायर्स बनाना है, ठीक है, तो यदि आपको वायर्स बनाना है तो आप कोई ऐसा मटेरियल चूज़ करोगे जिसकी डक्टिलिटी अच्छी हो, जिस मटेरियल की डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी हो वो आपकी अच्छी हो. इसी तरीके से सपोज मान लीजिए यदि आप स्प्रिंग बनाना चाहते हो, तो यदि आप स्प्रिंग बना रहे हो तो स्प्रिंग बनाने के लिए यदि आपको कोई मटेरियल चूज़ करना है तो आप कोई ऐसा मटेरियल चूज़ करोगे जिसका टफनेस अच्छा हो और जिसका स्टिफनेस अच्छा हो. इसी तरीके से सपोज मान लीजिए कि कोई आप कटिंग टूल बना रहे हैं और कटिंग टूल बनाने के लिए आपको मटेरियल चूज़ करना है, तो वहाँ पे हमारे पास जो भी मटेरियल्स अवेलेबल है उनमें हम ये चेक करेंगे कि भाई किस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा है और किस मटेरियल का जो हार्डनेस है वो अच्छा है. तो यहाँ पे हमको दो चीज़ देखना पड़ता है. सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है. अकॉर्डिंगली हमको जो मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए. जब आपको प्रॉपर्टीज़ पता होगा, बेस्ड ऑन डैट हम क्या करेंगे, हम सही मटेरियल को चूज़ करेंगे. सो मटेरियल साइंस बेसिकली डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल. मटेरियल साइंस में हम क्या करते हैं, मटेरियल्स की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं. ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये प्रॉपर्टीज़ मटेरियल में क्यों आती है या इसका रीजंस क्या होता है ये भी इसमें स्टडी किया जाता है. वो जो मटेरियल्स है उन मटेरियल्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं या किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम स्टडी करते हैं. सो बेसिकली मटेरियल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल. कि भाई मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करके, ठीक है. वाई द प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल, उनको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं मटेरियल साइंस में.
देन वी कम्स टू प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स के ऊपर आते हैं। तो यदि हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज भी जो होता है उसे हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ द कैटेगरीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो जाएगा, वो सारी प्रॉपर्टी जिसको हम देख के या छू के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल जो उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन विद द अदर सब्सटेंस। कोई जो मटेरियल है वो दूसरे मटेरियल के साथ किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करता है, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी कैसी है, हीट ट्रांसफर रेट कैसा है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब करंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। करंट फ्लो रेट कैसा है, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा है फॉर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब यदि मान लीजिए किसी मटेरियल के ऊपर लाइट रे यदि इंसिडेंट होती है तो उस केस में कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कितनी लाइट रिफ्रैक्ट होती है, कितनी लाइट जो है वो मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। सो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आती है। द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम मटेरियल साइंस में मैकेनिकल प्रॉपर्टी की ही स्टडी करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए मटेरियल में वो सारी प्रॉपर्टी जिन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी तरीके का कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या हम ये बोलें कि मटेरियल के ऊपर किसी टाइप का लोड अप्लाई करके हम उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो सारी प्रॉपर्टी आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली मटेरियल साइंस में हमको जो स्टडी करना है वो स्टडी क्या करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको उस मटेरियल के ऊपर डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। सो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द मटेरियल। तो हम आज जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मटेरियल साइंस में जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस भी करते हैं या इस सब्जेक्ट में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं वो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द डायरेक्ट लोड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मटेरियल के ऊपर डिफरेंट टाइप के लोड्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। या आपका कंप्रेसिव लोड हो सकता है, या आपका टेंसाइल लोड हो सकता है, या आपका इम्पैक्ट लोड हो सकता है, या आपका बेंडिंग लोड हो सकता है। तो हम डिफरेंट टाइप के लोड्स जो हैं, लोड्स मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं एंड देन आइडेंटिफाई करते हैं कि उस मटेरियल में किस टाइप की प्रॉपर्टी है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मटेरियल के ऊपर डिफरेंट टाइप के टेस्ट हमको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे आपका कंप्रेसिव टेस्ट होता है, कंप्रेसिव या टेंसाइल के लिए हम क्या करते हैं, यूटीएम मशीन यूज़ करते हैं। हम मटेरियल की टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। हार्डनेस के लिए हम रॉकवेल हार्डनेस जो मशीन होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं। So mechanical properties are those properties which is obtained by applying the direct load, or we can say the mechanical property can be identified by performing the different type of test on the material. तो हम यहाँ पे कुछ important property discuss करेंगे। The first property is the elasticity. Elasticity को हम किस तरीके से define कर सकते हैं? In simple words we can say it is the ability of the material to regain its original shape. मटेरियल की ओरिजिनल शेप रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है या जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सपोज एक मटेरियल आप ले रहे हो, ठीक है, उस मटेरियल पे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो देन द मटेरियल इज डिफॉर्मिंग, ठीक है। देन आप क्या करते हो, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको आप रिमूव कर देते हो। व्हेन यू रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स द मटेरियल विल कम
टू इट्स इनिशियल शेप और इनिशियल साइज। ठीक है, मटेरियल जो है वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दैट इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है, मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होता है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी की यदि हम बात करेंगे तो प्लास्टिसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिसिटी के। प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगा, यदि किसी मटेरियल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और यदि उस फोर्स को हम रिमूव करते हैं और फोर्स को रिमूव करने के बाद भी वो जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती, मतलब उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ वो परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। यदि मान लीजिए किसी बॉडी की इलास्टिसिटी अच्छी है, मतलब यदि बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर रही है, इसका मतलब उसका जो प्लास्टिसिटी है वो क्या होगा, प्लास्टिसिटी कम होगा क्योंकि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और यदि किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करने पर मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसका प्लास्टिसिटी अच्छा हो जाएगा और उसका जो इलास्टिक बिहेवियर होगा वो क्या होगा, उसका इलास्टिक बिहेवियर वीक होगा। तो प्लास्टिसिटी के केस में क्या होता है, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, और इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है स्टिफनेस। स्टिफनेस देखिए, जैसे आपने जब स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को जब आपने डिज़ाइन करना स्टडी किया होगा तो स्प्रिंग के केस में हम स्टिफनेस फाइंड आउट करते हैं कि स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो कितना होना चाहिए। तो स्टिफनेस बेसिकली क्या होता है, किसी सस्पेंशन सिस्टम को डिज़ाइन करना है, स्प्रिंग को डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्टिफनेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। यदि सपोज मान लीजिए किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो और वो जो फोर्स है वो बॉडी को डिफॉर्म करना चाह रहा है, तो द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल बिकॉज ऑफ दैट द मटेरियल ऑफर्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस डिफॉर्मेशन। बॉडी इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की एबिलिटी या प्रॉपर्टी आपका स्टिफनेस कहलाती है। स्टिफनेस को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको हम किस टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं, हम स्टिफनेस को मेजर करते हैं लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन के टर्म्स में। तो स्टिफनेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्टिफनेस को हम लिख सकते हैं लोड पर डिफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज मान लीजिए दो रॉड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, रॉड ए एंड रॉड बी। रॉड ए और रॉड बी दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों का डाया भी क्या है, सेम है। मटेरियल दोनों के अलग अलग है। हमारा पर्पस ये है कि हम इन दोनों रोड्स में 1 mm का डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रॉड्स पे एक टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ या एक लोड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो पहली रॉड के केस में क्या होता है, यदि फर्स्ट रॉड पे मैं 1 mm का डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जो रॉड है आपका बी रॉड जो है, उस पे सेम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब 1 mm का डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो लोड लगाना पड़ रहा है डेट इज 200 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड वाली रॉड है, जो आपका बी रॉड है, इसमें यदि आपको 1 mm डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है तो आपको ए के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब सेकेंड वाला जो मटेरियल है इसको डिफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। जबकि रॉड ए के केस में क्या हो रहा है कि इसको डिफॉर्म करना कंपैरेटिवली बी के कंपैरिजन में क्या है, इजी है, ये इजीली डिफॉर्म हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन वो कम है। सो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जबकि जो ए रॉड है इसको डिफॉर्म करना ईजी है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली क्या है, आपका कम है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो बी रॉड है उसका जो आपका स्टिफनेस है डेट इज ग्रेटर देन स्टिफनेस ऑफ रॉड ए। सेकेंड वाली जो रॉड है उसका जो स्टिफनेस है वो फर्स्ट वाली रॉड के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्टिफनेस। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती है डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है आप काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। डक्टिलिटी को हम सिंपल वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
it is the property of the material. Because of that we can convert the material into the form of the thin wires. किसी मटेरियल को थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी जो होती है that is called the ductility. Okay, it is the property by which material can be drawn into the form of wires. That property is called the ductility. ब्रिटलनेस की भी हम बात करेंगे तो ब्रिटलनेस के केस में क्या होता है, इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, इफ वी अप्लाई द टेंसाइल फोर्स ऑन द मटेरियल, देयर विल बी वेरी लेस डिफॉर्मेशन एंड द मटेरियल विल फ्रैक्चर सडनली. ब्रिटलनेस के केस में क्या होता है कि यदि हम मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल जो है, मटेरियल को आप थिन वायर्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकती हो. इस केस में क्या होगा कि मटेरियल पे यदि मान लीजिए सपोज आप एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ सडन फ्रैक्चर. मटेरियल जो है वो सडनली ब्रेक हो जाएगा. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ब्रिटलनेस. कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन ब्रेक और डेवलप क्रैक्स व्हेन इट इज लोडेड. तो डक्टिलिटी के केस में क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल जो है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है. बिकॉज ऑफ डेट हम इसको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो आपका डिफॉर्मेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. मटेरियल के ऊपर यदि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होते होते इसका डिफॉर्मेशन बढ़ेगा. देन एक पॉइंट पे क्या होता है, एक पॉइंट पे नेकिंग स्टार्ट होती है. नेकिंग का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे मटेरियल पतला होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द नेकिंग. इसके बाद क्या होता है कि उस पॉइंट पे वो जो मटेरियल है वो आपका फ्रैक्चर होता है. तो डक्टाइल मटेरियल के केस पे यदि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल क्या होगा, मटेरियल पहले डिफॉर्म होगा, ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली बढ़ेगा. देन आपका नेकिंग स्टार्ट होगी, मतलब एक पॉइंट पे मटेरियल पतला होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, उस पॉइंट पे आपका मटेरियल टूट जाएगा. तो यहाँ पे जो आपका फ्रैक्चर हो रहा है ये आपको पता रहेगा कि अब मटेरियल फ्रैक्चर होने वाला है. पहले आपका नेकिंग होगा और नेकिंग के बाद क्या होगा, वहाँ पे फ्रैक्चर होगा. बट यदि हम ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या होता है, यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं देन जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है वो काफ़ी कम होता है. कुछ केसेस में क्या होता है कि इनिशियली क्रैक डिफॉर्मेशन होता है एंड देन देयर विल बी अ फ्रैक्चर. लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि मटेरियल में क्रैक जो होते हैं, क्रैक फॉर्म नहीं होते हैं, मटेरियल जो होता है वो सडनली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. तो ये जो सडनली ब्रेक होने की जो एबिलिटी है या जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द ब्रिटलनेस. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रिटलनेस. तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं. डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, can be converted into the form of rods or the wire in case of ductility and the deformation before the fracture is more. ठीक है, इस केस में जो आपका फ्रैक्चर के पहले जो डिफॉर्मेशन होगा मटेरियल में वो ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल स्टील आपका हो गया, कॉपर हो गया. कॉपर के और स्टील के हम क्या बना सकते हैं, उसके हम वायर्स बना सकते हैं. यदि हम बात करेंगे ब्रिटलनेस की तो ब्रिटलनेस के केस में क्या होगा, क्रैक फॉर्मेशन होगा और सडन फ्रैक्चर होगा. वेरी लेस डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर. मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले काफ़ी कम डिफॉर्म होता है. देयर विल बी अ लेस डिफॉर्मेशन. ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, डेट इज नॉट इन्फॉर्मेशन, डेट इज डिफॉर्मेशन. वेरी लेस डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा. वुड पे यदि आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हो या फिर ग्लास पे आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो खिंचता नहीं है, उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो सडनली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है. ठीक है, जबकि स्टील या कॉपर की यदि हम बात करेंगे, यदि आप उस पर एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा, मटेरियल कंटिन्यूसली फ्लो होगा और डिफॉर्मेशन का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो और धीरे धीरे डिफॉर्मेशन बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पे आके वो ब्रेक होता है. सो डक्टिलिटी के केस में क्या होगा, नेकिंग आपको मिलेगा, नेकिंग बिफोर द फ्रैक्चर. एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ड्रॉ इनटू द फॉर्म ऑफ वायर्स. लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आपको मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे आपका सडन फ्रैक्चर हो जाएगा. लैक ऑफ डक्टिलिटी आप बोल सकते हो ब्रिटलनेस के केस में. एंड गिव्स लो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर. ठीक है,
इसमें एक और पॉइंट आप याद रख सकती हो कि यदि हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। बट यदि हम इनकी शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो दे आर वीक इन शेयर। जैसे कोई वायर है, यदि किसी वायर को आपको तोड़ना है तो आप किस तरीके से उसको ब्रेक करते हो, आप यदि उसको खींच के यदि आप ब्रेक करना चाहोगे तो आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी। लेकिन यदि मान लीजिए आप उसकी ट्विस्टिंग करते हो, उसको मोड़ते हो और बार बार ट्विस्ट करते हो, तो ट्विस्ट करके क्या कर सकते हो, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो डक्टाइल मटेरियल के केस में क्या होता है, दे आर वीक इन शेयर, उनका जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली वीक होता है। और यदि हम ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, आपका कम होता है। ग्लास को या वुड को यदि आप खींचोगे तो वो सडनली टूट जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे, बट उनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप वुड ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, उसके ऊपर यदि आप कंप्रेसिव फोर्स यदि अप्लाई करते हो तो वो काफ़ी हैवी कंप्रेसिव लोड को बियर कर लेता है। इसका मतलब ये कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ब्रिटल मटेरियल का अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है टफनेस। टफनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोड। ठीक है, फिर से सुनिए, टफनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोड। ठीक है, किसी मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोड, ठीक है, जब तक कि मटेरियल फ्रैक्चर ना हो जाए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं टफनेस। ठीक है, टफनेस बेसिकली जब हम स्प्रिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, हम सस्पेंशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, मैंने मटेरियल 1 लिया है, मटेरियल 2 लिया है, ये दो मटेरियल हैं आपके। सपोज मान लीजिए एक बुलेट है, ठीक है, मैं एक बुलेट जो है वो इस डायरेक्शन से फायर करता हूँ। ठीक है, मटेरियल 1 पे भी मटेरियल 2 पे भी जो बुलेट है उसका जो साइज़ है वो दोनों केस में सेम है, मास दोनों केस में सेम है, और सेम वेलोसिटी से मैं क्या कर रहा हूँ, उस बुलेट को फायर कर रहा हूँ। अब सपोज मान लीजिए जो पहला वाला M1 मटेरियल है, यदि मैं इस मटेरियल में उस बुलेट को फायर करता हूँ तो क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है, मटेरियल 1 के केस में जब आपका बुलेट उस मटेरियल से टकराती है तो क्या होता है कि वो उस मटेरियल को क्रॉस करती हुई दूसरी साइड निकल जाती है, उसको ब्रेक करती हुई दूसरी साइड निकल जाती है। सेकेंड वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल के केस में क्या होता है, इस मटेरियल के केस में जब हम बुलेट फायर कर रहे हैं तो वो जो बुलेट है वो इस मटेरियल में जाके कहीं पे क्या हो जाएगा, आपका स्टक हो जाएगा, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, यदि हम बुलेट की बात करेंगे तो बुलेट का जो मास था वो दोनों केस में सेम था, दोनों केस में उसकी वेलोसिटी भी सेम थी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट वो दोनों केस में क्या है, सेम। पहले केस में क्या हो रहा है, बुलेट जो है, बुलेट आपका स्टेशनरी या रेस्ट कंडीशन में नहीं आ रहा है, वो इस मटेरियल को क्रॉस करके दूसरे साइड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसके पास अभी भी क्या है, इसके पास अभी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी बची हुई। जबकि सेकंड केस में क्या हो रहा है, वो स्टक हो रहा है, उस मटेरियल में जाके फंस जा रही है बुलेट, वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि वो स्टेशनरी कंडीशन में आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमको पता है, वी नो डैट देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट और वी कैन नॉट जनरेट इट। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि ये जो मटेरियल है वो उस बुलेट की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। स्टिल बुलेट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण वो क्या होता है, वो मूव करता है और क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाता है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, जो सेकंड वाला मटेरियल है वो क्या कर रहा है, सेकंड वाला मटेरियल क्या कर रहा है, उस बुलेट की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो बुलेट है वो स्टेशनरी कंडीशन में आ चुकी है। इसका मतलब बुलेट के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसने, मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसका मतलब जो मटेरियल 2 है उस मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, M1 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं
कि जो आपका M2 मटेरियल है, M2 हैव मोर टफनेस, M2 हैव मोर टफनेस कंपेयर टू M1. इट वाई? बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर एनर्जी. ठीक है. एंड जब भी हम टफनेस की बात करेंगे हमको ये चीज़ याद रखना है कि ये हम किस केस में बात कर रहे हैं, सडन लोड के केस में बात कर रहे हैं. जब भी सडन लोड अप्लाई करता है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, वहाँ पे हम टफनेस निकालते हैं. ओके. मोर एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जितना ज़्यादा मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब मटेरियल का जो टफनेस है वो उतना ही ज़्यादा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है हार्डनेस. हार्डनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द एबिलिटी टू रजिस्ट अगेंस्ट द वियर, स्क्रैच एंड द सरफेस एब्रेशन. देखिए हार्डनेस को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं. सपोज मान लीजिए कोई आयरन का आपने एक टुकड़ा लिया हुआ है. ठीक है. उसको यदि मान लीजिए आप अपने नेल से, अपने नाखून से आप क्या करते हो, स्क्रैच करते हो, तो जो आयरन है वो ईजिली स्क्रैच नहीं होता है. लेकिन सपोज मान लीजिए आप चौक लेते हो, कोई सॉफ्ट मटेरियल लेते हो, आपने चौक ले लिया, उस चौक को यदि आप अपने नेल से स्क्रैच कर रहे हो तो क्या होगा, वो ईजिली स्क्रैच हो जाएगा. उसका जो मटेरियल है वो स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होगा. तो यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जो आपका आयरन जो कि ईजिली स्क्रैच नहीं हो रहा था उसका हार्डनेस कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है. और जो चौक है वो ईजिली क्या हो रहा है, स्क्रैच हो रहा था. उसकी जो मटेरियल्स है वो, उसका जो मटेरियल है वो स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में रिमूव हो रहा था ईजिली. सो कंपैरेटिवली जो है, जो चौक है वो आयरन के कंपैरिजन में क्या है, आपका सॉफ्ट मटेरियल. तो हार्डनेस मतलब बेसिकली होता क्या, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रजिस्ट अगेंस्ट द स्क्रैचेस, वियर एंड द सरफेस एब्रेशन. हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि हार्डनेस जो है, हार्डनेस हम किसी भी मटेरियल को हार्ड या किसी भी मटेरियल को सॉफ्ट नहीं बोल सकते. हार्डनेस या सॉफ्टनेस जो वर्ड है ये हमेशा कंपैरिजन के फॉर्म में यूज होगा. जब भी आपके पास दो मटेरियल है तो आप ये बोल सकते हो कि पहला जो मटेरियल है वो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड है, या पहला वाला जो या दूसरा जो मटेरियल है वो पहले के कंपैरिजन में क्या है, सॉफ्ट है. सो जब कंपैरिजन होगा उसी केस में हम हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट जो है हम कभी भी किसी मटेरियल को हार्ड या सॉफ्ट नहीं बोल सकते. ठीक है. एक चीज़ और हमेशा याद रखना है, जब भी हम हार्डनेस की बात करेंगे, सो हार्डनेस इज बेसिकली सरफेस प्रॉपर्टी. मटेरियल का जो इंटरनल, किसी भी मटेरियल का जो इंटरनल मटेरियल है वो कैसा है, वो आपका हार्डनेस को इफेक्ट नहीं करेगा. जो मटेरियल की सरफेस है, बेसिकली सरफेस पे मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, वो जो सरफेस वाला मटेरियल है उसको स्क्रैच करने पर वो स्क्रैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका हार्डनेस. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हार्डनेस को बोलते हैं कि हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी. यदि इजीली स्क्रैच हो रहा है तो मटेरियल कंपैरेटिवली क्या है, सॉफ्ट है. और इजीली स्क्रैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो मटेरियल है वो कंपैरेटिवली कैसा है, हार्ड है. ओके. इसे हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. हार्डनेस प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होती है, यदि किसी भी मशीनिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे, जो मशीनिंग टूल होता है, जब मशीनिंग टूल से लेथ मशीन में या मिलिंग मशीन में या ड्रिलिंग मशीन में आप कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो हमको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो कटिंग टूल का मटेरियल है उसका जो हार्डनेस है वो आपके वर्कपीस के मटेरियल से ज़्यादा होना चाहिए. तभी वो जो कटिंग टूल है वो उस वर्कपीस को कट कर पाएगा, अदरवाइज वो उसे कट नहीं कर पाएगा. तो मशीनिंग में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है. हार्डनेस जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो कटिंग टूल का जो मटेरियल है वो आपके वर्कपीस के मटेरियल से हार्ड होना चाहिए. तो हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हार्डनेस इज द एबिलिटी टू कट अनदर मटेरियल. किसी दूसरे मटेरियल को कट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एबिलिटी होती है, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्डनेस. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द मटेरियल. यदि कोई मटेरियल हैवी है या कोई मटेरियल सॉफ्ट है तो जो हार्डनेस है इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द मटेरियल. ऐसा नहीं है कि मटेरियल हैवी है तो वो हार्ड होगा या मटेरियल हल्का है तो वो सॉफ्ट होगा. नो, हार्डनेस जो रहता है, हार्डनेस मटेरियल के वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा. डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ सरफेस प्रॉपर्टी. तो ये हमारा हार्डनेस यहाँ पे होता है. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी
टू कन्वर्ट अ मटेरियल इनटू द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। किसी मटेरियल को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो इलास्टिक मटेरियल होता है, इलास्टिक मटेरियल की जो मैलिएबिलिटी होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। एग्जांपल स्टील आप ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इन सब की शीट्स बनाई जाती है। तो इसमें जो मैलिएबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ को हम जब भी डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हमेशा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के टर्म्स में ही हम स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तब आपने हर प्रॉब्लम में स्ट्रेस कैलकुलेट किया होगा। तो स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ को कैलकुलेट ही किया जाता है स्ट्रेस के टर्म्स में। तो इसकी डेफिनेशन में हमेशा याद रखिए कि हमको स्ट्रेस वर्ड ज़रूर यूज़ करना है। तो स्ट्रेंथ को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विथस्टैंड अगेंस्ट द हाई स्ट्रेसेस विदाउट फ्रैक्चर। हाई स्ट्रेसेस के अगेंस्ट में मटेरियल के विथस्टैंड करने की जो एबिलिटी है या जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। ठीक है, सपोज मान लीजिए दो मटेरियल है, मटेरियल 1, मटेरियल 2। ठीक है, पहला जो मटेरियल है वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है? सपोज मान लीजिए 80 मेगापास्कल। और सेकेंड वाला जो है वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकता है? डेट इज़ 200 मेगापास्कल। तो इस केस में हम यदि स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ किसका हाई है? स्ट्रेंथ आपका सेकेंड मटेरियल का हाई है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड मटेरियल है वो ज़्यादा स्ट्रेस बियर कर सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस के अगेंस्ट में वो फेल नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि पहला वाला मटेरियल जो है वो 80 मेगापास्कल के बाद क्या हो जाएगा? आपको फ्रैक्चर हो जाएगा या फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रेंथ को हम स्ट्रेस के टर्म्स में क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी और इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू विथस्टैंड अगेंस्ट द हाई स्ट्रेसेस विदाउट फेलियर और विदाउट फ्रैक्चर। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने ये मटेरियल 2 ले लिया और ये जो मटेरियल 2 है इसके लिए सपोज मान लीजिए ये आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ये मैंने मटेरियल 2 ले लिया है। इस पर मैं एक टेंसाइल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से 100 न्यूटन का जो टेंसाइल फोर्स है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसका एरिया सपोज मान लीजिए मैं यूनिट एरिया ले लेता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूँ। स्ट्रेस यदि आप कैलकुलेट करोगे तो स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं? लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड कितना हो गया आपका? 100 न्यूटन हो गया। एरिया कितना हो गया? 1। तो जो स्ट्रेस का वैल्यू आ गया डेट इज 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है डेट इज द वर्किंग स्ट्रेस, जो स्ट्रेस इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, यदि हम शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं? शेयर स्ट्रेस क्या होती है? जब भी किसी मटेरियल के ऊपर आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस केस में मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होता है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। तो इस केस में जो स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं शेयर स्ट्रेस निकालूँ तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ गया? 40 पास्कल। ठीक है, ये दो मैंने स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ये जो पहला वाला स्ट्रेस है इसको मैं टेंसाइल स्ट्रेस बोलूँगा, या टेंसाइल जो वर्किंग आपका स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, और सेकेंड केस में जो आपका शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो कितना है आपका? 40 मेगा पास्कल। अब सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि मटेरियल जो है वो फेल होगा या फेल नहीं होगा। फेल होगा तो किस रीज़न से होगा? जो शेयर स्ट्रेस इसमें जनरेट हो रही है उसके कारण होगा, या जो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस या जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसके कारण होगा। तो ये हम समझना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका वर्किंग स्ट्रेसेस आ रही है, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है या जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है वो कितनी आ रही है? 100 पास्कल आ रही है। जबकि जो शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो कितना है आपका? 40 पास्कल। सपोज इस मटेरियल के लिए हमको स्ट्रेंथ दिया गया है, शेयर स्ट्रेंथ हमको दे दिया है 30 पास्कल। ठीक है, और 200 पास्कल जो है वो आपको दे दिया गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ का मतलब जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि मटेरियल बियर कर सकता है। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो मटेरियल बियर कर सकता है वो कितना है 200 पास्कल, जबकि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो मटेरियल बियर कर सकता है वो कितना आपका 30 पास्कल। अब जो वर्किंग स्ट्रेसेस है आप देखिए, जैसे वर्किंग स्ट्रेस जो है वो कितनी आ रही है 100 आ रही है और 40 आ रही है। तो देखिए ये जो 100 है ये टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ रहा है 100, जो कि 200 पास्कल से क्या है कम है। मतलब इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो ये कितना बियर कर सकता है मटेरियल 200 पास्कल तक टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर सकता है। इस पे आ कितना रहा है, इस पे आ रहा है 100 पास्कल आ रहा है। तो मतलब ये सेफ है, ठीक है, ये फेल नहीं होगा क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट से काफ़ी कम स्ट्रेस यहाँ पे आ रही है। लेकिन यदि मान लीजिए शेयर स्ट्रेस की यदि हम बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेस इसमें जो जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है 40 पास्कल हो रही है, जबकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ये कितना बियर कर सकता है ये आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया 30 पास्कल। मतलब ये जो इसका स्ट्रेंथ है जितना मैक्सिमम ये बियर कर सकता था वो कितना था 30 पास्कल, जबकि वर्किंग क्या है, वर्किंग स्ट्रेस जो है मतलब इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है ये फेल हो जाएगा, और ये फेल होगा वाई, बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेस, क्योंकि इसमें शेयर स्ट्रेस जो है वो इसकी शेयर स्ट्रेंथ से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो देखिए यही मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जो वर्किंग नॉर्मल स्ट्रेस है ये आपकी कम है किससे, टेंसाइल स्ट्रेंथ से। ये कितनी है आपकी, ये 100 है आपका, ठीक है। वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है 100, जबकि मैक्सिमम ये कितना बियर कर सकता है 200। तो इस केस में क्या है, इस केस में ये सेफ है, ठीक है, सेफ फॉर द टेंसाइल लोडिंग। लेकिन यदि हम शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो जो वर्किंग शेयर स्ट्रेस है वो कितना आया है, ये आपका आया 40 पास्कल, जबकि मैक्सिमम ये कितना बियर कर सकता है, ये मैक्सिमम बियर कर सकता है 30। तो यहाँ पे जो वर्किंग शेयर स्ट्रेस है वो क्या आ रही है, वो ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब जो मटेरियल है वो फेल हो जाएगा। एंड क्यों फेल होगा, डेट विल बी फेल बिकॉज ऑफ द शेयर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी काफ़ी डिटेल में आपने पढ़ा होगा, और इंटरव्यू में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम जब भी डिफाइन करेंगे हम हमेशा स्ट्रेस के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी आती है फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है, फटीग स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द रिपीटेटिव लोडिंग और मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द साइक्लिक लोडिंग। जब भी साइक्लिक लोडिंग की बात होती है या रिपीटेटिव लोडिंग की बात होती है तो वहाँ पे हम फटीग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। साइक्लिक लोडिंग या रिपीटेटिव लोडिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कनेक्टिंग रॉड देखा होगा, जब पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट होता है तो जो आपका कनेक्टिंग रॉड होती है, जब मान लीजिए पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी पे आ रहा है, ऊपर से जब वो नीचे आ रहा है, तो जो कनेक्टिंग रॉड है उस पर क्या होता है, वो कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, कंप्रेस होती है, उस पर कंप्रेसिव आपका क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स आता है, ठीक है। बट क्या होता है, जब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी पे जाता है, मतलब जब नीचे से ऊपर जाता है, तो वो क्या करता है, वो कनेक्टिंग रॉड को खींचता है, स्ट्रेच करता है, मतलब उस केस में उस पर टेंसाइल क्या आता है, टेंसाइल फोर्स आता है। और हर साइकिल में कंटिन्यूसली क्या होता है, सेम टाइप का लोडिंग बार बार रिपीट होता है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली कंप्रेस होगा, फिर टेंसाइल होगा, कंप्रेस होगा, टेंसाइल होगा, और ये आपका रिपीटेटिव लोडिंग जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक लोडिंग या रिपीटेटिव लोडिंग। सो फटीग स्ट्रेंथ हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द साइक्लिक लोडिंग और द रिपीटेटिव लोडिंग। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, बिकॉज ऑफ दैट इट ऑफर्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग के अगेंस्ट में स्टैंड करने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फटीग स्ट्रेंथ। और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इन मटेरियल साइंस फटीग इज द वीकनिंग ऑफ द मटेरियल कॉज्ड बाय द रिपीटेटिव अप्लाइड लोड। तो हमेशा हमको याद रखना है कि जब भी हम फटीग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, हम कब बात करेंगे, जब भी मटेरियल के ऊपर साइक्लिक लोड होगा, साइक्लिक लोड होगा या रिपीटेटिव लोड होगा, तब हम फटीग स्ट्रेंथ की वहाँ पे बात करेंगे, हम वहाँ पे फटीग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। It is the progressive and localized structural damage that occurs when a material is subjected to the cyclic loading, ठीक है।
in nominal maximum stress value that cause such damage may be much less than the strength of the material typically quoted as the ultimate tensile strength stress limit और the yield stress limit। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, उसमें जब हम किसी टेंसाइल मटेरियल के ऊपर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमको बहुत सारी वहाँ पे स्टेजेस मिलती है। आपको इनिशियली प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मिलेगा, फिर आपको इलास्टिक लिमिट मिलेगा, फिर आपका मटेरियल प्लास्टिक जोन में जाएगा, फिर आपको यील्ड पॉइंट मिलता है। देन अगेन आप जैसे जैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ाते हो, डिफॉर्मेशन और आगे बढ़ता है, मटेरियल हार्ड होता है। देन आपका एक अल्टीमेट पॉइंट तक, हम मैक्सिमम पॉइंट तक जाते हैं, उसके बाद फिर नेकिंग होता है और मटेरियल आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, हम यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट के बाद क्या होता है, मटेरियल आपका फेल हो जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बियर। और यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे या यील्ड स्ट्रेस की बात करेंगे, तो यील्डिंग स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो आपका स्टार्ट होने लगा। तो नॉर्मली जब परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाता है किसी मटेरियल में, तो नॉर्मली हम उसको मानते हैं कि भाई वो जो मटेरियल वो आपका फेल हो गया। तो डिज़ाइन में ये चीज़ आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ी होगी। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ द फटीग स्ट्रेंथ, जो मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन होता है या जो मटेरियल का फेलियर होता है, वो अल्टीमेट पॉइंट से या यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से काफ़ी कम स्ट्रेस में हो जाता है। मतलब जो आपका यील्ड पॉइंट स्ट्रेस होगा या जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, उससे कम स्ट्रेस पे ही क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका फेल हो जाएगा, यदि मटेरियल जो है वो साइक्लिक लोडेड से सब्जेक्टेड है, यदि उस पर साइक्लिक लोडिंग आ रही है, ठीक है। इस ग्राफ से भी आप इसको समझ सकते हो कि साइक्लिक लोडिंग के केस में क्या होगा, एक मीन वैल्यू होगी स्ट्रेस की, और स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, आपका वेरी करेगी। 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मैक्सिमम, प्लस माइनस, इस तरीके से आपका क्या होता है, आपका इसका जो वैल्यू है, स्ट्रेस का वैल्यू है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंड्योरेंस लिमिट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंड्योरेंस लिमिट जो होता है, इंड्योरेंस लिमिट आपका एक फैक्टर होता है विच इज डिफाइन द फटीग स्ट्रेंथ। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड मैनी टाइम्स और इनफाइनाइट टाइम्स इन केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग विच अ मटेरियल कैन बियर विदाउट फेलियर, ठीक है। तो साइक्लिक लोडिंग की कंडीशन में मटेरियल के ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई होता है, जिसे मटेरियल बियर कर सकता है, दैट लिमिट इज कॉल्ड द इंड्योरेंस लिमिट। सो इंड्योरेंस लिमिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड ऑन द मटेरियल सेवरल टाइम्स और इनफाइनाइट टाइम्स इन केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग which a material can bear without failure, okay. Loading condition has to be cyclic or varying over the time, ठीक है। लोडिंग कंडीशन कैसी होगी, आपका साइक्लिक होगी, टाइम के साथ वेरी करेगी। फटीग लाइफ इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एसएन कर्व। फटीग लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए एसएन कर्व जो है वो आपका यूज होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स, ठीक है। तो ये डिटेल शायद आपने डिज़ाइन में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो बस इतना ध्यान रखिए कि जो फटीग स्ट्रेंथ है उसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ करते हैं, डेट इज इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होती है जो कि साइक्लिक लोडिंग की कंडीशन में कोई मटेरियल बियर कर सकता है, ठीक है। और इसको एसएन कर्व जो होता है, एसएन कर्व की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इंड्योरेंस लिमिट हम बोलें या फिर हम क्या बोलें, जो फटीग स्ट्रेंथ है वो बोलें। फटीग स्ट्रेंथ जो होता है ये 2-3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है, सरफेस फिनिश जो होता है, और जो आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, ये इस फटीग स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक कम भी कर सकता है और काफ़ी हद तक ये बढ़ा भी सकता है। सो टेम्परेचर, सरफेस फिनिश एंड हीट ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द फटीग लाइफ ऑफ द मटीरियल, ओके। तो यहाँ पे आपका फटीग स्ट्रेंथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है क्रीप फेलियर, या सिंपली क्रीप वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्रीप प्रॉपर्टी क्या होती है,
देखिए क्रीप प्रॉपर्टी की बात हम तब करेंगे जब आपका मटेरियल के ऊपर एक कांस्टेंट लोड अप्लाई हो रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए यदि किसी मटेरियल के ऊपर एक कांस्टेंट लोड अप्लाई होता है तो उस केस में हम क्रीप फेलियर की बात करते हैं। ठीक है, इन मटेरियल साइंस क्रीप समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड फ्लो, इसको हम कोल्ड फ्लो भी बोलते हैं, इज द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू मूव स्लोली और डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द परसिस्टेंट, इसको आप कंसिस्टेंट भी समझ सकते हैं, कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, यदि किसी मटेरियल के ऊपर बहुत लंबे समय तक यदि कोई कांस्टेंट लोड एक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो धीरे धीरे डिफॉर्म होता है, उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है बहुत स्लो होता है, और बहुत लंबे समय तक यदि वो कांस्टेंट लोड उस पर एक्ट करता रहे तो धीरे धीरे करके ये क्या होता है, ये डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है। सो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रीप, या इसके कारण जो फेलियर होता है इस फेलियर को हम क्या बोलते हैं, क्रीप फेलियर बोलते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे डैम आप ले सकते हो, डैम का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है उसके पिलर्स आप ले सकते हो, या आप ब्रिज ले सकते हो, ब्रिजेस जो होते हैं आपके उसके जो पिलर्स होते हैं। ठीक है, जो ब्रिजेस के जो पिलर्स होते हैं उस पर क्या होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर का पूरा लोड उन पिलर्स पे आता है, तो कंटिन्यूसली क्या होता है उस पर एक कॉन्स्टेंट लोड एक्ट करता है, और जब ये बहुत कंटिन्यूस टाइम तक एक्ट करता है, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि हम बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें स्मॉल डिफॉर्मेशंस जो है धीरे धीरे इसमें डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, और एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है कि ये डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे ये स्ट्रक्चर फेल भी हो जाता है। तो ये दैट फेलियर इज कॉल्ड द क्रीप फेलियर। ठीक है, इस केस में इस तरीके की कंडीशन में जो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं वो क्रीप के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। It can occur as a result of long-term exposure of high level of stress that are still below the yield strength of the material. इस केस में होगा क्या, जो मटेरियल का आपका फेलियर होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ से काफ़ी, मतलब यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस से काफ़ी कम स्ट्रेस पे ही मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। एंड क्रीप इज मोर सीवियर इन द मटेरियल that are subjected to the heat for the long period and generally increase as they are near their melting point. यदि मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में ये जो क्रीप की टेंडेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपका यहाँ पे ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेन, वाई एक्सिस में स्ट्रेन लिया है, एक्स एक्सिस में टाइम लिया है, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये टाइम के साथ मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप ये ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये 3 स्टेजेस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। इनिशियली जो होता है वो डिफॉर्मेशन कम होता है, टाइम के साथ ये डिफॉर्मेशन थोड़ा सा बढ़ता है। देन तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है कि ये डिफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली क्रीप फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है। आपसे जो इंटरव्यूज़ में या नॉर्मली जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सिंपली पूछा जाता है कि भाई क्रीप क्या होता है या फटीग क्या होता है, क्रीप और फटीग में डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रीप में देखिए, क्रीप में क्या होता है, इट इज़ अ स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो तब हो रहा है जब कोई कांस्टेंट लोड बहुत लंबे समय तक मटेरियल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो मटेरियल धीरे धीरे डिफॉर्म हो रहा है, मतलब इट इज़ अ वेरी स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन। इट अकर्स बिलो द यील्ड पॉइंट। इसमें क्या होता है कि यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से काफ़ी कम स्ट्रेस पे ही मटेरियल आपका फेल होता है या मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट अकर्स अंडर द स्टडी लोडिंग कंडीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। स्टडी मतलब कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन होती है, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लोडिंग कंडीशन इज वन ऑफ द साइलेंट डिफरेंस बिटवीन द फटीग एंड द क्रीप। फटीग और क्रीप में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बेसिकली होता है जो लोडिंग कंडीशन होती है। देखिए क्रीप के केस में क्या हो रहा है, क्रीप के केस में जो लोड है वो कांस्टेंट है, जबकि फटीग के केस में जो आपका लोड है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, कंटिन्यूसली वेरी करता है। उसका जो वैल्यू है 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, एंड देन उसका नेचर भी चेंज होता है कई बार कि पहले कंप्रेसिव था फिर टेंसाइल हो गया, मतलब प्लस से माइनस हो गया, फिर माइनस से प्लस हो गया।
तो लोडिंग कंडीशन जो होती है वो क्रीप के केस में क्या होता है, क्रीप के केस में कांस्टेंट लोड होता है, जबकि फटीग के केस में क्या होता है, साइक्लिक लोड होता है। मतलब लोड कंटिन्यूसली क्या होता है, आपका लोड का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है फटीग के केस में। सॉफ्ट मटेरियल लाइक लेड, जिंक, टिन creep at a room temperature, while the tendency to creep in heavy metals like iron and copper increase with increase in temperature। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्रीप की टेंडेंसी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी when there will be increase in temperature। जब भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस केस में क्रीप की जो टेंडेंसी होती है that will increase suddenly। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई यहाँ पे। इन प्रॉपर्टीज़ में मेजरली हमने जो आपकी मेजर प्रॉपर्टीज़ है ये सारी हमने डिस्कस कर लिया है। इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, स्टिफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया। ठीक है, टफनेस में एक चीज़ याद रखिए, टफनेस जो हमने डिफाइन किया था, किस तरीके से डिफाइन किया था, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोड। फ्रैक्चर पॉइंट तक कोई भी मटेरियल कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, डेट इज कॉल्ड द टफनेस। उसको हम क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस भी लगभग इसके सिमिलर होता है। रेजिलेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोड। इलास्टिक लिमिट तक कोई मटेरियल कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, डेट इज कॉल्ड द रेजिलेंस। और टफनेस के केस में क्या होगा कि फ्रैक्चर से पहले कितना एनर्जी कोई मटेरियल एब्जॉर्ब कर सकता है, डेट इज कॉल्ड द टफनेस। तो टफनेस और रेजिलेंस दोनों साथ में ध्यान रखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। टफनेस के केस में एनर्जी एब्जॉर्प्शन अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, और इन केस ऑफ रेजिलेंस द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अप टू द इलास्टिक पॉइंट, ये वो आपका क्या होता है, रेजिलेंस होता है। तो देखिए नॉर्मली जो इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मटेरियल साइंस के ऊपर, वो आपसे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर किस तरीके से पूछेंगे कि भाई टफनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस या टफनेस में क्या डिफरेंस होता है, स्टिफनेस क्या होता है, ठीक है। देन आपसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि यदि हमको करेक्ट डेफिनेशन नहीं पता है तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई मटेरियल का स्ट्रेंथ अच्छा है मतलब उसका हार्डनेस अच्छा है, मटेरियल का टफनेस अच्छा है मतलब वो मटेरियल हार्ड होगा, हार्ड है तो स्टिफनेस अच्छा होगा। तो ये कन्फ्यूज़न जो है ये कई बार होता है और कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। सो सारी डेफिनेशंस मैंने काफ़ी ब्रीफ में आपको बताई हुई है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली वर्डिंग वाइज कुछ डेफिनेशंस याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत लंबी डेफिनेशंस आपको नहीं बताई है, स्मॉल डेफिनेशंस ही लिख पाई है। तो ये जो स्मॉल डेफिनेशन है ये आपको प्रॉपर वर्ड्स में याद होना चाहिए। जैसे हार्डनेस यदि आपसे पूछता है, आप सिंपली बोलिए इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रजिस्ट अगेंस्ट स्क्रैच, वियर एंड सरफेस टेंशन, सरफेस सेपरेशन, ओके। तो ये प्रॉपर वर्ड्स में आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। देन यदि सामने वाला कुछ डिटेल में पूछता है तो आप उसको फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर वर्डिंग्स हमारे पास हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो पोर्शन होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल का पोर्शन जो होता है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें यदि कोई डाउट वगैरह यदि आपको होगा तो डाउट सेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उस सेशन में जो है आप मुझसे जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग, एंड इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, अच्छे से स्टडी करिए। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टैक्ट टू मी, ओके, थैंक यू।